हेलो, मैं बलवंत सिंह रतन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय से। आज मैं आपको एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के बारे में बताऊंगा। कल मैंने आपसे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की पीडीएफ शेयर की थी। हमने स्मॉल सैंपल में जो है एफ टेस्ट के बारे में पढ़ा था। एफ टेस्ट में हमने ये जाना था कि अगर एक ही वक्त में हमारे पास दो सैंपल दिए हुए हों और उन दोनों सैंपल के वेरिएंस के बीच अंतर की जांच करके हमें यह निर्धारित करना हो कि क्या दोनों सैंपल को किसी एक ही समग्र से चयनित माना जा सकता है या समग्र के प्रसरण के आधार पर हम उन दोनों सैंपल को उस समग्र से चयनित मान सकते हैं, तो हम एफ टेस्ट का प्रयोग करते थे। यदि हमारे पास एक ही वक्त में दो से ज़्यादा सैंपल हों, जैसे 3 हो ए बी सी या 4 हो ए बी सी और डी, तो 4 सैंपल या 4 से ज़्यादा सैंपल यानी 2 से अधिक सैंपल के केस में यदि हमें एफ टेस्ट अप्लाई करना हो तो हमें कई बार इस एफ टेस्ट को जो है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे पहली बार ए और बी के बीच में करेंगे, दूसरी बार ए और सी के बीच में करेंगे, तीसरी बार बी और सी के बीच में करेंगे। यदि हमारे पास 3 सैंपल हो तो हमें जो है वो एफ टेस्ट को 3 बार जो है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। यदि हमारे पास 4 सैंपल हों तो ये कॉम्बिनेशन और ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी हमें कई बार जो है वो एफ टेस्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि एफ टेस्ट एक वक्त में केवल 2 ही सैंपल के प्रसरणों के बीच अंतर की जांच करता है। तो 2 से ज़्यादा सैंपल होने की स्थिति में हमें प्रसरण विश्लेषण को अपनाना चाहिए, क्योंकि प्रसरण विश्लेषण एक ऐसा मेथड है जिसमें हम एक ही वक्त में 2 से ज़्यादा सैंपल के बीच प्रसरणों के बीच अंतर की जांच कर सकते हैं और अंतर की जांच कर हम ये बता सकते हैं कि क्या हम उन सभी सैंपल्स को उनके प्रसरणों के अंतरों के आधार पर किसी एक ही समग्र से चयनित मान सकते हैं या नहीं मान सकते। हम जो है दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि विभिन्न सैंपल्स के माध्य जो है वो सजातीय या समान हैं या नहीं, या उनमें अंतर सार्थक है, या सभी प्रतिदर्श एक ही मूल समष्टि से चुने गए हैं और उनके माध्यम के बीच अंतर केवल सैंपलिंग के उतार चढ़ाव के कारण है। इन तथ्यों की जांच हम प्रसरण विश्लेषण में जो है वो एक ही परीक्षण से कर सकते हैं। प्रसरण विश्लेषण का जो शाब्दिक अर्थ है वो विभिन्न अंक समूहों में पाए जाने वाले अंतरों की सार्थकता का परीक्षण करने की प्रक्रिया है, जिसमें समूहों की सजातीयता का अध्ययन किया जाता है। सर रोनाल्ड फिशर के शब्दों में, कारणों के एक वर्ग द्वारा अभिनिर्धारित प्रसरण का अन्य वर्गों से उत्पन्न होने वाले प्रसरण से पृथक्करण जो है प्रसरण विश्लेषण कहलाता है। प्रसरण विश्लेषण के प्रयोग द्वारा हम अनेक माध्ययों के अंतरों की सार्थकता की जांच कर सकते हैं या प्रसरणों के अंतर का सार्थकता परीक्षण कर सकते हैं, या अगर आंकड़ों को प्रभावित करने वाले जो है वो दो कारण हों तो हम द्विमार्गीय वर्गीकरण या 2 वे एनालिसिस में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, या हम सहसंबंध और प्रतिगमन की जांच में भी जो है वो इस प्रसरण विश्लेषण का उपयोग कर सकते हैं। तो प्रसरण विश्लेषण दरअसल में बहुत उपयोगी है और इसका उपयोग कई प्रकार की परिस्थितियों में किया जा सकता है। प्रसरण विश्लेषण को अपनाते वक्त कुछ अंतर्निहित मान्यताएं हैं, जिसमें पहली मान्यता है प्रसामान्यता। इसका मतलब है कि जिस समग्र से विभिन्न सैंपल्स का चयन किया गया है वो समग्र जो है वो परफेक्टली नॉर्मल होना चाहिए, वो प्रसामान्य रूप से बंटित होना चाहिए। अगर समग्र प्रसामान्य रूप से बंटित नहीं है तो जो है वो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस जो है वो सही ढंग से लागू नहीं होगा। इसलिए पहली मान्यता जो है वो समग्र के बंटन के प्रसामान्य होने की है। दूसरी ये है कि विभिन्न सैंपल की जो इकाइयां हैं उन इकाइयों का सिलेक्शन जो है वो पूरी तरह से एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली होना चाहिए, अर्थात इनके सिलेक्शन के बीच में किसी तरह का कोई कोरिलेशन नहीं होना चाहिए। कोरिलेशन होने के केस में जो है प्रसरण विश्लेषण की का महत्व जो है वो या उपादेयता है जो है वो कुछ कम हो जाती है। तीसरी जो मान्यता है वो है सजातीयता की, कि जिन मूल समग्रों के माध्य और प्रसरण जिनसे प्रतिदर्श ली गए हैं वो सजातीय होना चाहिए, यानी पहला सैंपल
जिस समग्र से लिया गया है उसका μ1, दूसरा सैंपल जिस समग्र से लिया गया उसका μ2 और तीसरा सैंपल जिस समग्र से लिया गया उसका μ3। तो वो सारे होमोजीनियस होना चाहिए, समग्र विभिन्न समग्रों के जो माध्य हैं वो सजातीय होना चाहिए, या दूसरे शब्दों में आप अपन ये कह सकते हैं कि वो जो है समान होने चाहिए। तो हम H0 में ये मान के चलते हैं कि विभिन्न समग्रों के माध्य जो है वो एक दूसरे के बराबर हैं या उनमें अंतर सार्थक नहीं है, या हम उनको एक मान सकते हैं। यही बात कुछ हद तक जो है हम समग्रों के प्रसरणों के बारे में भी कह सकते हैं। तो विभिन्न समग्रों के प्रसरण यानी स्टैंडर्ड डिवीजन 1 स्क्वायर इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिवीजन 2 स्क्वायर और इज इक्वल टू स्टैंडर्ड 3 स्क्वायर, और डैश डैश करते हुए आप स्टैंडर्ड डिवीजन के स्क्वायर जो है वो बोल सकते हैं। के का मतलब है नंबर ऑफ पॉपुलेशंस। तो हम माध्यों और प्रसरणों के बीच सजातीयता की मान्यता लेकर के इसको चलते हैं। और तीसरा है एडिटिव प्रॉपर्टी या संयोज्यता। हम इसमें यह मानते हैं कि प्रसरण के जो विभिन्न स्रोत हैं यानी वेरिएंस जिन जिन कारणों से आता है उनका कुल प्रसरण के प्रति योगदान जो है वो एडिटिव होना चाहिए, यानी योग होना चाहिए। ये नहीं हो कि वो जो है विभिन्न स्रोत से उत्पन्न प्रसरण एक दूसरे को प्रभावित करते हुए और जो है वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएं। अगर मल्टीप्लाई हो जाता है तो हमारा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस जो है वो लागू नहीं होगा। तो हम यहाँ ये मानते हैं कि प्रसरण के जो विभिन्न कारण हैं उन विभिन्न कारणों से जो भी प्रसरण उत्पन्न होता है वो कुल प्रसरण में जो है योगदान जो है वो जोड़ के रूप में देता है, ना कि मल्टीप्लाई के रूप में। तो इन मान्यताओं के साथ जो है हम प्रसरण विश्लेषण के बारे में जो है वो बात कर सकते हैं। प्रसरण विश्लेषण को दो तरीके से अपनाया जाता है। एक को हम वन वे बोलते हैं और दूसरे को हम टू वे बोलते हैं। यहाँ वन वे का मतलब और टू वे का मतलब मैं आपको और बताना चाहूँगा। वन वे का मतलब है कि कारणों को प्रभावित करने के लिए या आंकड़ों को प्रभावित करने वाला एक ही कारण है, दूसरा कारण नहीं है। और टू वे का मतलब है कि दिए गए आंकड़ों को प्रभावित करने वाले दो कारण हैं। तो जब वन वे डाटा हमारे पास होते हैं तो आमतौर पर हमारे पास जो है कुछ इस तरह का, जैसे ये एग्जांपल में आप देखिए कि यहाँ एक तरफ स्कूल लिए गए हैं और स्कूलों के आंकड़ों को जो है वो एक ही साइड से लिखा गया है, जैसे विद्यालय ए, विद्यालय बी, विद्यालय सी और विद्यालय डी। दूसरी साइड में कुछ नहीं लिखा गया है। इसका मतलब विद्यालय बदलने पर आंकड़े बदल जाते हैं, तो कारण एक ही है, तो वो ये वन वे डाटा कहलाता है। टू वे डाटा तब होता है जब हमारे आंकड़ों को प्रभावित करने वाले दो कारण हों, जैसे विद्यालय ए बी सी के साथ साथ दूसरी साइड में आंकड़ों के सामने यानी रो जो कॉलम है, पहला कॉलम है वो एक अलग कॉलम है, यहाँ विद्यार्थियों के नाम लिख दिए जाएं या विद्यार्थियों के वर्ग लिख दिए जाएं। तो उन विद्यार्थियों के वर्ग बदलने पर आंकड़े पर फर्क पड़ता है या विद्यालय बदलने पर जो है वो आंकड़ों पर फर्क पड़ता है, तो वो टू वे डाटा कहलाता है। यहाँ टू वे का कोई एग्जांपल तो मैंने अभी पीडीएफ में आपसे शेयर नहीं किया है, जब अपन टू वे का ऊपर काम करेंगे तब इसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल आप जो है वन वे और टू वे का अंतर जो है वो समझ लीजिए। कल हम जो है वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस को किस तरह से लागू करते हैं ये बात करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।